अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रुखसत होने में तकरीबन 49 रोज बाकी हैं। उनके इख्तितामी अय्याम में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुतनाज़ और धड़ों में तकसीम दिखाई दे रही है। बेंचेस के कयाम से लेकर तमाम केसेस के फैसले मुतनाज़ तसव्वुर किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इन्हीं केसेस पर है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उनका मुतनाज़ हो जाना या बना दिया जाना खासी तशवीशनाक बात है। ख्याल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मकाम तक पहुंचाने में चीफ जस्टिस के किरदार में काफ़ी उनका अमल दखल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें 3 जजेस के इजाफी नोट्स शामिल हैं। उनमें एक नोट जस्टिस काजी फायज ईसा का भी है, जो कुछ रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के कुछ ही लम्हात के बाद हटा लिया गया था। इस केस की समाअत शुरू से ही मुतनाज़ थी, क्योंकि केस की समाअत से कबल ही चीफ जस्टिस ने कुछ सीनियर वकला से मुलाकात की थी, जो खुद इस केस में बतौर फरीक शामिल थे। इस मुलाकात के बाद ही ये केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और इस अमल ने हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद का एक और मौका या जवाब फराहम कर दिया। ईद से कबल इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन ईद से एक रोज कबल चीफ जस्टिस ने 3 ऐसे यूट्यूबर्स से मुलाकात की जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उनको पीटीआई का हम ख्याल सहाफ़ी समझा जाता है। इस मुलाकात में मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ने अपना ज़हन बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और यह भी बता दिया है कि उन्होंने कुछ अहम केसेस के फैसले महफूज कर लिए, जिससे हुकूमत के होश उड़ाए जाएंगे। इस मुलाकात और इसमें होने वाली गुफ्तगू के मंदब आने के बाद अक्सरियत यही ख्याल कर रही है कि चीफ जस्टिस जो भी फैसला सादिर करेंगे उसका अंजाम वही होगा जो 14 मई को इलेक्शंस के हवाले से फैसले का हुआ। चीफ जस्टिस ने जिन 3 अफराद से मुलाकात की है, उनमें सिद्दीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज शामिल है। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इस मुलाकात में चीफ जस्टिस का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब और केपीकी की असम्बलियां तहलील करके सबसे बड़ी हमाकत की है। दूसरा अहम नुकता जो चीफ जस्टिस ने कहा वो ये था कि 9 मई के बाद की सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई के लिए यकसर तब्दील हो गई है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई शदीद मसले में है। चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को अदालती बहरान पर भी कहा कि काजी फायज ईसा को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, मगर वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ यह है कि बेंचेस की तश्कील में सीनियर जजेस की राय शामिल होनी चाहिए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला भी होना चाहिए। मुबैना तौर पर उनका यह भी कहना है कि अदालती बहरान के हवाले से ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और 2 और सीनियर जजेस अपनी जजमेंट्स में सीनियर्स की राय का एहतराम नहीं करते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने हुकूमत के बारे में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में उन्होंने कुछ फैसले लिखे हुए हैं जो हुकूमत को ठीक कर देंगे। ये सब बातें रिपोर्टेडली हो रही हैं। एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं वो चीफ जस्टिस से मंसूब करके बताई जा रही है कि उन्हें साबित कदम रहने और झुकने से इनकार करने का मशवरा देते हुए कहा गया है कि सबको बर्दाश्त करें। केसेस पर भी चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को एतमाद में लिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ईद के फौरी बाद बहस होगी। इस मसले को मैंने हल करके जाने ये जो मुलाकात हुई है ये 27 जून की मुलाकात है, जिसका अहवाल या मंजरनामा अब बाहर आना शुरू हो गया है। इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई है, बज़ाहिर उसकी मुलाकात में शामिल सहाफ़ी सिद्दीक जान ने तरदीद की है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की तरदीद नहीं की। ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात सिरे से हुई नहीं है। अब यह सवाल यह है कि क्या ये महज एक इत्तफाक है कि चीफ जस्टिस इन्हीं यूट्यूबर्स को खुफिया तौर पर मिले हैं जिनका झुकाव चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की तरफ है। पाकिस्तान अदलिया के या इंसाफ के इंडेक्स में तो 129वें नंबर पर है और अवाम इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर चीफ जस्टिस साहब की बयानियाँ बनाने वाले यूट्यूबर्स और ऐसे अफराद से मुलाकातें जो सियासी केसेस में फरीक है, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। क्या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है? गुज़श्ता कुछ बरसों में हमारे मुल्क की अदलिया का तासुर ऐसा बन चुका है कि जैसे वो किसी के ज़ेर असर फैसले कर रही है और किसी खास जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है। पनामा केस में से इकाबा निकालकर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बेदखल कर देना और नाअहल कर देना भी ऐसा फैसला है जिसके बारे में अमूमी तासुर यही है कि यह फैसला कहीं और हुआ और उस वक्त के जजेस ने सिर्फ ये फैसला सुनाकर सहूलतकारी की। इस फैसले से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, आज उसी पार्टी से मुंसलिक अफराद भी इस फैसले के गलत होने के बारे में सरेआम एतराफ़ कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान हामिद खान एडवोकेट ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में यह बरमला एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ समझ लिया को हैंडल कर लेंगे। बाद में नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि ऐसा शायद हो नहीं सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। हामिद खान के एतराफ़ के बाद आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। पीटीआई के अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी। जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको टूल बनाया गया।
वो एक शख्स था जिसके खिलाफ आपने साजिश की, वो तो घर चला गया। ना उसने इमारत जलाई, ना शोधा की यादगारें जलाई, ना सड़कें जलाई। सारी की सारी उस वक्त जो कुव्वतें थीं जो नवाज शरीफ को जीरो करने के चक्कर में थीं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 यूट्यूबर्स से मुबैना मुलाकात, खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का ये कहना कि उस वक्त पनामा का जो मामला था वो कहीं और लिखा गया था फैसला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ पढ़कर सुनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जो चीफ जस्टिस के अपने ही ब्रदर जजेस के इख्तलाफी नोट्स सामने आना, जिसमें वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, संजीदा एतराज़ात उठा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस को खासा मुतनाज़ बना रहे हैं और बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख या अदलिया की साख के ऊपर एक गहरा सवाल भी है। जस्टिस काजी फायजीसा ने जो इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस तारिक मसूद का इख्तलाफी नोट मौजूद है और फिर यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात है। और यूट्यूबर्स से मुलाकात से पहले जिस केस को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जिस केस को टेकअप किया गया, उसमें भी जिन फरीकैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके उनकी चैम्बर में मुलाकात की और उसके बाद बड़ी उजलत में इसको टेकअप कर लिया जाता है, ये सारे इंडिकेटर्स तो हैं, इशारे तो हैं कि किसी एक मखसूस शख्स को या मखसूस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी एक इदारे के अंदर काम किया जा रहा है। इस सारे मामले पर और ख़ास तौर पे ये जो मुलाकात अभी हुई है, रिपोर्टेडली इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट और इसका मतन भी और चीफ जस्टिस से मंसूब करके बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो इख्तलाफी नोट्स जजेस साहिबान के सामने आए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तजियाकार हसन अयूब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ समाअत का जो हुक्म सामने आया है, इससे पहले तो जस्टिस काजी फायजीसा का जो इजाफी नोट या इख्तलाफी नोट वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको हटा दिया गया। बट इंटरेस्टिंगली जो समाअत का हुक्मनामा है उसमें 3 जजेस के इजाफी नोट्स को हिस्सा बनाया गया है। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो इजाफी नोट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपसे ये जानूं कि वेबसाइट्स पे तो हटा दिए जाते थे, इससे पहले भी हमने देखा कि उनको ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, लेकिन ऑर्डर्स का हिस्सा होना इन इजाफी नोट्स का, क्या ये कोई गैर मामूली नौयत का मामला है? देखिए जी, इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है कि एक जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं चीफ जस्टिस के बाद, ये उनका ओपिनियन है और डिस्ट्रस्ट है चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के ऊपर। गो के चीफ जस्टिस का जो माजी का उन्होंने उनका रवैया रहा है इन जजेस के साथ, और जो वो समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो उठाई है। लेकिन बहरहाल जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल के हवाले से जो मुकदमा है, उस पर इन इख्तलाफी नोट्स का जो है या जिनके जुडिशल नोट्स का कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने एक सेट पैटर्न के तरीके से जो अपने लाइक माइंडेड जजेस हैं उनको ही जो है अहम नौयत के मुकदमात में वो शामिल कर रहे थे। और फिर ये एक मुकदमा ऐसा आया जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी एप्लीकेशंस के बाद जो है इस केस को टेकअप किया गया और उन जजेस को शामिल किया गया। तो ये भी इटसेल्फ जो है एक बड़ा ऑब्जेक्शन है उनके इस तर्ज अमल के ऊपर कि आपने दरख्वास्त गुजार से मुलाकात की और फिर आपने उन्हीं की जी मंशा के मुताबिक बेंच तश्कील दे दिया है। तो ये तो जी, जैसे सरदार तारिक मसूद ने तो अपने इजाफी नोट के अंदर इस बात को मेंशन किया है कि ये कैसे हो गया कि दरखास्त गुजार से आपकी चैम्बर में मुलाकात होती है और उसके बाद इस पिटीशन को टेकअप कर लिया जाता है। लेकिन जस्टिस काजी फायजीसा ने तो ये तक लिख दिया है उसके अंदर कि इसके लिए गर्मियों की छुट्टियों का इंतखाब क्यों किया गया। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट नौयत का केस था, ये इतनी अहमियत का हामिल था, तो फिर इसके लिए ये जो वक्त चुना गया है ये मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो दोनों जजेस हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये इन्हीं की तरफ से ये आवाज़ जो है वो सामने आई है और ये बड़े अरसे से ये आवाज़ है। यानी आप ये देखें कि वाकई ही जो हम देखते हैं कि लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर जब केस फिक्स होता है और बेंच तश्कील होता है तो लोग पहले उसके डिसीजन बताते हैं कि डिसीजन क्या आने जा रहा है, जो कि नामुनासिब है। देखिए, जजेस का ये कभी हमने नहीं देखा कि जजेस जो है वो दरख्वास्त गुजार से मिल रहे हो, अगर कोई जानने वाला बंदा भी हो तो वो केस से रिक्यूज कर जाते हैं। जब कोई अगर आदमी को दरख्वास्त गुजार मुलाकात कर ले तो फिर वो जज जो है वो केस नहीं सुनता। चीफ जस्टिस ये भी कर सकते थे कि अपने अलावा किसी और की सरबराही में बेंच तश्कील दे देते। ये कोई फर्ज ऐन नहीं था कि चीफ जस्टिस ने खुद ही ये केस सुनना है, लेकिन उन्होंने मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद बेंच भी तश्कील दिया और वो भी अपनी सरबराही में।
तो ये तो आसिफ साहब, मज़े खेज बात तो ये भी है ना कि सुपीरियर जुडिशरी के अंदर ही तकरीबन 55,000 केसेस ऐसे हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं। फिर 129वें नंबर के ऊपर हम निज़ाम इंसाफ में आते हैं। फिर उसके अंदर कितने ऐसे मर्द हजरात हैं जो पसे ज़िंदान हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चों के साथ, कम से बच्चों के साथ है, वो भी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत की चीज़ें हैं। तो उनको पसे पुश डाल दिया जाता है, इस तरह के केसेस को पहले टेकअप कर लिया जाता है। तो यकीनन एक आम आदमी, आम शहरी भी सवाल कर रहा है कि फिर ये प्रायोरिटी क्या है, एसओपीज क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो एक आम आदमी तो सवाल उठाता ही था। सुपीरियर जुडिशरी के अंदर से चीफ जस्टिस के अपने ब्रदर जजेस ये सवाल उठा रहे हैं। तो फिर ये कहिएगा कि वो जो बुनियादी नुक्ता एतराज़ है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है, जब तक वो तय नहीं होता तब तक वो चैम्बर वर्क ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब उससे इनहराफ तो नहीं कर सकता अपने ही इस प्रिंसिपल से। तो आपको लगता है कि इन एतराज़ात के बाद उन केसेस का फैसला भी अब अनकरीब हो जाएगा या नहीं होगा, वैसे ही कटाई में रहेंगे? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, मुझे वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब जो है वो छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो है वो जजेस, कुछ जजेस ने जो है वो बैरून मुल्क भी जाना है। तो और फिर कई जजेस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में अपनी अपनी सीट्स के ऊपर चले जाते हैं, यानी रजिस्ट्री में चले जाते हैं। कुछ कराची में, कुछ कोयटा, कुछ लाहौर, कुछ पेशावर, और कुछ जो है वो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट में रहेंगे। तो इकट्ठा होना इन जजेस का, सबका इकट्ठा होना, वो बजाय इतना जल्दी मुमकिन दिखाई देखिए ना, नहीं दे रहा। वेकेशंस में बहुत सारे जजेस तो जाते हैं बैरून मुल्क, चीफ जस्टिस तो एक अरसे से नहीं गए। वो फिर इसलिए नहीं गए कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा गई, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो है वो हलफ ना उठा लें, जो है चाहे 5 दिन के लिए। और उन्होंने वाकई अपनी पूरी टर्म में एक दिन भी वो जो है वो बैरूनी मुल्क का दौरा नहीं किया। गो के बहुत सी दावतें आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफिस को अब मौसूल होती हैं, जिसमें वो अपनी जगह फिर किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन ये है कि अभी आपको शायद ये भी मालूम होगा कि उस यूट्यूबर से मुलाकात जी, मैं बल्कि उस तरफ आना चाह रहा था कि देखिए ना कि एक तरफ दरखास्त गुजारों से मुलाकात हुई, उनका केस टेकअप कर लिया गया। अब जो यूट्यूबर्स, जो 3 यूट्यूबर्स बताए जा रहे हैं, वो इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है मामला, या लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ये कोई पिक एंड चूज था, मतलब ये कोई चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है कि इन लोगों से मुलाकात करनी है, या ये लोग, इन लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इन्होंने चीफ जस्टिस से मिलना है और फिर इन्हीं लोगों को मुलाकात के लिए मदऊ करके इनसे बातचीत की गई और इसका मकसद कोई नैरेटिव बिल्डिंग था? क्या था सर ये देखें, चीफ जस्टिस जो हैं उनसे लोग मुलाकातें करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुलाकात फिर अब ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस को एक्सेस देना चाहिए जो बात जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। ये ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस को नहीं बुलाना चाहिए था कि जो बात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात को पब्लिक कर दें। अब जाहिर बात है कि जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये सबसे पहले खबर दी है, उसको इस मुलाकात के बारे में किसी ने आगाह तो किया है ना। उसकी चंद बातों की वो तस्दीक कर रहे हैं, चंद बातों की तरदीद कर रहे हैं। अगर वो दोनों वर्जन को भी देख लिया जाए, जो तस्दीक कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी अभी तक जो है वो तरदीद नहीं हुई। तो इसका मतलब है ना कि मुलाकात तो हुई और मुलाकात के पॉइंट्स भी लीक आउट हुए हैं। और इस मुलाकात में के अंदर अगर मुझसे पूछें तो बिल्कुल उन्होंने ये बात जरूर की है। वो अभी जो तरदीद कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। उन्होंने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि जी, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट का। और वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से उन्होंने बताया कि जो उन्होंने उनकी कवर पर थपकी दी, उन्होंने कहा जी कि वी आर बिहाइंड यू। तो ये इस तरह की बातें जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, तो ये इस किस्म की मुलाकातें होती हैं। फिर मुलाकात करके ऐसे लोगों को वो मुलाकात के लिए बुलाते हैं, फिर वो बातें भी आउट करते हैं। अच्छा हासिफ साहब, इंटरेस्टिंगली तरदीद तो आ रही है और तरदीद मेरी नजर से भी गुजरी है, लेकिन फिर वो ये तो नहीं बता रहे ना कि क्या बात हुई क्या है। फिर ये भी बताएं कि क्या बात हुई है। जब इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, आप तरदीद भी कर रहे हैं कि ये बातें नहीं हुई, तो फिर बता दें कि क्या बात हुई है। जी, अभी एक टेलीविजन शो पे जो है सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने उनसे यही बात की। तो उन्होंने जब कहा कि उन्होंने तारीफ की है जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस अतर मनिल्ला की, और उन्होंने इनका जिक्र किया, तो मैंने कहा जी उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की भी जो है वो तारीफ की है। तो उन्होंने फिर उसकी तारीफ की तस्दीक नहीं की। यानी 4 जजेस की वो बेसिकली ही इज प्लेइंग इन ग्रे एरिया। ना वो ब्लैक बात करते हैं ना व्हाइट करते हैं, वो ग्रे में बात कर रहे हैं, अपने मतलब की बात करना चाह रहे हैं। या आपका जो नैरेटिव है, या शायद कोई आगे से डांट पड़ी हो कि ये अब हमने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की थी, आपने बातें आउट कर दी हैं, तो ये तो हुआ ना। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी ये वेकअप कॉल है कि देखिए, माजी में मेरी भी मुलाकात हुई है। अभी नासिर भाई हैं हमारे डॉन अखबार से, उनकी मुलाकात हुई है कुछ अर्सा पहले। तो एक लफ्ज कभी बाहर आया है, कभी एक ऑफ द रिकॉर्ड, जो देखिए एथिक्स भी कोई चीज है ना। ऐसे लोगों को बुला रहे हैं वो कि वो बेशक जो है वो पीटीआई का जो है वो नैरेटिव टॉक करने वाले लोग हैं, लेकिन ये उनकी असलियत है। अगर आप देखें तो कि अब अपने पेट में ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं रख सकी और बात कहीं अपने मुंह से निकाल दी, तो बात तो फिर अगले की होगी। फिर वो उसको आगे यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो तो उसने करना है।
इस मुलाकात का बुनियादी मकसद, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को सच मान लिया जाए कि जो बताया जा रहा है या जो विच इज़ आउट इन द सेंटर नाउ कि ये बातें हुई हैं, तो क्या इससे क्या एज्यूम किया जा सकता है? क्या कोई नैरेटिव बिल्डिंग है? ये कोई यूट्यूबर्स को बुला के या कुछ सहाफ़ियों को बुला के कोई बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या है ये तो ख्वाहिश तो जारी बात है होगी, और मकसद ये बताना नहीं होता, कहना नहीं होता कि जी आपने ये बनाना है, लेकिन जब बुलाकर मुलाकात या एक्सेस दिया जाता है तो फिर वो अपने जो है वो अपनी लाइन बताते हैं कि जी हम ये हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं, हम ये अचीव करना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में काम बढ़ेगा आगे। तो ये बातें तो होती हैं, यानी जब तो आप इससे क्या अखज़ कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस वक्त? अचीव तो यही करना चाह रहे हैं कि जी उनकी ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो तेज मुहिम चल रही है। उनके 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 तरीकाकार के ऊपर जो है सवालात उठ रहे हैं, जजेस उठा रहे हैं, सहाफ़ी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहा है। तो जी आप भी हमारा जो है वो जो मौक़िफ़ है हमें अच्छा करके पेश करें। मकसद तो बुनियादी यही है ना मुलाकात का। लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस ने अपने मुंह से ये नहीं कहा होगा कि ये मेरी तारीफ करें आप, लेकिन वो बुलाने का मकसद ये होता है कि जी आप जब मिलते हैं तो उनका वर्जन जो है वो यूट्यूबर्स तक पहुंचे या जर्नलिस्ट तक पहुंचे। उस सारे वो यूट्यूबर्स नहीं है वैसे, बाय द वे जिससे सदीक जान है वो ब्यूरो चीफ है, यूट्यूब से उनका स्टार्ट जरूर है, लेकिन अब वो ब्यूरो चीफ बोल टेलीविजन है। इस तरह अदील सरफराज साहब हैं, वो सुनो टीवी में है। जो आबिद अंदलीब हैं वो एक यूट्यूबर हैं, बाकी दो लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट टीम को कंसिडर किया जाए। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो कुछ हुआ, अब इससे आप क्या देख रहे हैं? मतलब ये ख़ास तौर पे ये बात करना, आई डोंट नो ये की है चीफ जस्टिस ने या नहीं की है, लेकिन उनसे मंसूब करके ये बात चलाई तो जा रही है कि हुकूमत से मुताल्लिक कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो ऑलरेडी लिख कर रखी हुई हैं, और ऐसा है कि जैसे बिजली गिरेगी ये भी हुकूमत पे गिरने वाली है, हुकूमत का बुरा वक्त आने वाला है। इसकी कोई तस्दीक हो सकी किसी जगह से? क्या कोई ऐसी बात है? अच्छा, तस्दीक तो इस बात की नहीं है। अगर बिलफाजूल ने ये बात की है तो हुकूमत के पास दिन कितने रह गए हैं? असम्बली की मुद्दत तो खत्म हो रही है और असम्बली तो अपनी मुद्दत से पहले ही तहलील कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल कि अब सारा वजन उठा चुकी है हुकूमत को अब कोई भार नहीं है। अब क्या करना है उन्होंने, अगर सपोजिटली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला करना चाह रहे हैं उस पर कर दें, या जो दूसरा जो है नैब अमेंडमेंट के हवाले से जो भी नहीं आया ऑर्डिनेंस आया है, अगर इसको उन्होंने जो है कलदम करार करें, इस किस्म के काम कर सकते हैं ना। अब क्या करना है, इंतखाबात तो हुए नहीं है, तौहीन अदालत की कार्रवाई उन्होंने शुरू नहीं की, तो वो जाहिर बात है तौहीन अदालत में वो एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें आपने बुलाना होता है, चार्जेस फ्रेम करने होते हैं, फिर उसको टाइम उसको जवाब दे आता है, शोकाज होता है पहले इनफैक्ट, फिर उसको चार्जेस फ्रेम होते हैं, चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर उसका एक किस्म का जो है ना वो 2-3 समातें फिर होती हैं। इतना वक्त कहाँ रहा है अब? अच्छा, हसन अय्यूब साहब, गुजरेंगे। ठीक, लास्टली इस इदारे ने ख़ास तौर पे हमेशा, मुझे लेट मी से दिस ब्लंटली, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम किया है। अगर मैं अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखूं, एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दस्ते रास्त बनने को तैयार नहीं है, उस तरह से काम करने को तैयार नहीं है, या वो किसी को फेवर करना चाहते हैं? क्या हुआ है किसी जगह पर? क्या कोई अलाइनमेंट ठीक नहीं है या हो गई है अब और अंडर प्रेशर महसूस कर रहा है? इतना खुलकर सहूलतकारी की गई है, इतनी खुलकर एक शख्स की सहूलतकारी की गई है, वही जो कि क्रिएटर है, डिजाइनर है इसका 9 मई के वाकयात का, और 9 मई के बाद भी सहूलतकारी जारी है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक शख्स के लिए आपने पूरे इदारे को जो है वो साइडलाइन किया, अपने ब्रदर जजेस को साइडलाइन किया, एक जज को कहा कि उस शख्स का से मुतल्लिक आप मुकदमा नहीं सुन सकते, फिर आप जो है वो उसी की सहूलतकारी 25 मई के वाकये में वो शख्स शामिल है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफेंस की है, उस पर अमल नहीं किया, उसकी खुली खिलाफ वर्जी की है, फिर भी आपने उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स थी जो आपने तलब की थी वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स के खिलाफ थी, उसके खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की नहीं आपने। अब बिल्कुल खामोशी आपने उस पर रख ली, बल्कि उसको दो जो एप्लीकेशन वो केस अब दोबारा कितना अरसा हो गया है, कई माह हो गए हैं, टेक अप इन यू आर्ट 9 माह हो गए हैं, तो उस केस का तो कम से कम जाते जाते फैसला कर जाएं, चाहे मैं कहता हूँ तौहीन अदालत ना ही लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सियासी मंजरनामे में हर रोज एक नई तब्दीली रूनुमा हो रही है। गुज़श्ता रोज जीपी से चीफ मिनिस्टर जीपी को नाअहल किया गया, जाली डिग्री केस था, अब गिरफ्तारी भी हो गई है। जो प्रोसेस नए चीफ मिनिस्टर का उसको भी रोक दिया गया है, इल्तवा में डाल दिया गया है, और उसके अलावा जो सियासी मंजरनामा है आने वाला अब वो भी तय किया जा रहा है। इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा,
केयर टेकर कौन होगा, फिर आने वाली हुकूमत किसकी होगी, तो फिर वजीर आजम कौन होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हो रही हैं, बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो मैच्योर हैं और कुछ अभी भी हवा में मुअल्लक हैं। इन सारे मामलों पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिका चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कौमी असम्बली से इस्तीफों, पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने और आज़ाद कश्मीर में बगावत के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद अहमद की अदालत से नाअहल हो जाने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क में इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। इस पेशरफ्त का एक अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और GB की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को अदालती फैसले के जरिए इक़्तिदार से बाहर किया गया हो। खालिद खुर्शीद के नाअहल होने के बाद आज GB में दोपहर 3 बजे के करीब नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन इस दौरान कुछ ड्रामाई मंजर देखने में आए। PTI की जानिब से आज़म खान, पीपल्स पार्टी की तरफ से अमजद एडवोकेट, नवाज लीग के इंजीनियर अनवर और जमीयत उलमा इस्लाम के रहमत खालिक ने वज़ीर आला के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। लेकिन इससे कबल कि असम्बली अपने नए वज़ीर आला को चुनती, पुलिस की भारी नफरी ने असम्बली में दाखिल होकर असम्बली हॉल को सील करके मुलाजमीन और सहाफ़ियों को असम्बली इमारत से निकाल दिया। पहले पुलिस ने दरियाफ्त करने पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली के अंदर PTI से मुंसलिक ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन पर दहशत गर्दी के पर्चे हैं, जिस पर उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। बाद में ऐसी खबरें भी आई कि असम्बली की इमारत को धमाके से तबाह करने की थ्रेट है, इसलिए इस इमारत को खाली कराया जा रहा है। इस हंगामा खेजी के दौरान अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एपलेट कोर्ट है गिलगित की, उसमें इंतखाबात को 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए इंतखाबी अमल 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस 1 हफ्ते में क्या होने जा रहा है, क्या GB के अंदर को मेजर चेंज आ सकेगा? क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो PTI नंबर गेम में ज़्यादा है, फिर नवाज पीपल्स पार्टी है। नंबर गेम में 1 हफ्ते के दौरान ऐसी क्या तब्दीली आएगी कि GB के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट थी उनके हाथ से निकलेगी और वहाँ पे कोई कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी या किसी और की भी हुकूमत या किसी और का वज़ीर आला मौजूद होगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ जारी है वहीं सियासी मंजरनामे पर आगे के मामलात भी तय किए जा रहे हैं। आगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हुकूमत किसकी होगी, अगर नवाज लीग की होगी तो वज़ीर आज़म कौन होगा, वो होगा तो पीपल्स पार्टी उसे तस्लीम करेगी नहीं करेगी। जो बातें दुबई की मुलाकातों की हो रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है और आज कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश शाजिया मरी साहिबा ने की है। मेरा मुलाकातों में हुआ क्या है, क्या कोई डेवलपमेंट है, कोई पेशरफ्त है, अदरवाइज तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बात करेंगे नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुबई में बड़ी अहम बैठकें हुई हैं, ख़ासतौर पे 2 अहम स्टेक होल्डर्स की पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत सर जोड़ के बैठी। कन्फ्यूजन बहुत सारी है, रूमर्स भी हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं। आपसे ज़्यादा सोर्सफुल कौन हो सकता है, आपको तो पता होगा, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सका इन मुलाकातों में? थैंक यू रेहान साहब। देखिए, गुजारिश यह है कि ये कन्फ्यूजन किसने क्रिएट की, पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने तो क्रिएट नहीं की। ये जो टॉक शोज़ में बैठ के और क्वेश्चंस कर रहे हैं और कहते हैं ज़राए से पता चला, तो ये तो सारी कन्फ्यूजन की क्रिएट करता है। पॉलिटिकल लीडरशिप का आपस में मिलना कोई गैर मामूली बात तो नहीं, और पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स मिल रहे हों जो गवर्नमेंट में अलायंस में बैठे हों, तो उन्होंने मुल्की सियासत को, मुल्की सियासी सूरत हाल को डिस्कस करना है और ऑब्वियसली फ्यूचर को भी डिस्कस करना है कि पोस्ट इलेक्शंस क्या सूरत हाल होगी और किस तरह हुकूमतें बनेगी, किस तरह हुकूमतें चलेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इस्तेकाम जो है पाकिस्तान का, उसका बहुत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उस पर लीडरशिप को बिल्कुल कंसल्टेशन करनी चाहिए। ये अल्टीमेटली जब हमारे डायलॉग्स या हमारी गुफ्तगू शरीत कंक्लूड करेगी तो उसके बारे में हम अनाउंस भी कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी गुफ्तगू शरीत जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो रही है उसको कबल अज़ वक्त उसको डिक्लेयर कर दिया। नहीं, वहाँ से देखें ना, दैट्स वेयर द कंफ्यूजन कम्स ना, क्योंकि अभी तक कोई कंक्लूसिव नहीं हो सकी। आप ये कह रहे हैं, देखिए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो गई, तय हो गया कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा। नहीं 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 रेहान, डू यू थिंक कि वी आर सपोज टू आंसर यू एवरीथिंग एंड वी आर सपोज टू टेल यू कि व्हाट वी हैव टेकन अ डिसीजन, द डे वी विल टेक द डिसीजन वी विल अनाउंस इट, बट एटलीस्ट यू कैन लेट द कंफ्यूजन बी फिनिश्ड ना सर। ये जो कयासराइयां हैं, अफवाहें, रूमर्स हैं, वी हैव नॉट क्रिएटेड द कंस्टिट्यूशन जी, वी हैव नॉट क्रिएटेड द कंस्टिट्यूशन, इट इज द यू पीपल हु हैव क्रिएटेड द कंस्टिट्यूशन।
कि स्पेकुलेट्स कर रहे हैं, यार हमारी बातचीत चल रही है और गिव एंड टेक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी पे एग्रीमेंट होता है, किसी पे डिसएग्रीमेंट होता है, और जब ये फाइनल बात होगी इट विल बी फ्लैश। अच्छा सर, आप बताएं कि आपके मुतालबात क्या है, पीपल्स पार्टी के क्या मुतालबात है इस पर? हमारा कोई मुतालबा नहीं। हम इस मुल्क में समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अनस्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी की तरफ जाना, पब्लिक को रिलीफ देना। जो इलेक्शंस के हवाले से आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो ये अभी हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम वाले और हम इकट्ठे गवर्नमेंट में ज़रूर हैं। पीपल्स पार्टी अपना अगला इंतखाबात अपने मैनिफेस्टो पे, अपने निशान पे कंटेस्ट करेगी। लोकली अगर कोई प्रपोजल आई सीट एडजस्टमेंट की, उस पर बातचीत की जा सकती है। और फिर मार्च से पहले एक 50% सेनेटर्स को भी इलेक्ट करना है, तो सेनेट के लिए भी और प्रेसिडेंट के भी लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज सूबाई असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बली है। तो जब हम आइन की बात करते हैं और सिस्टम की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं। सर, आइन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा था ना। 14 मई को पंजाब में भी इलेक्शंस होने थे, लेकिन 14 मई भी गुजर गई। अब जुलाई में हम बात कौमी असम्बली के लिए कर रहे हैं कि वहाँ पे केयर टेकर सेटअप आएगा। पता नहीं वो केयर टेकर सेटअप कितनी देर तक चलेगा और फिर कब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो एक ये प्रपोजल भी तो है अभी कि कोई क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, तो 9 महीने तो बड़े इंपॉर्टेंट है और 9 महीने अगले साल जाके मार्च के अंदर कंक्लूड होते हैं। तो उससे पहले पहले केयर टेकर सेटअप चले और फिर जब वो एटलीस्ट वो जो 9 महीने का एक थ्रेश होल्ड है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। क्या ऐसा प्रपोजल आपके नॉलेज में है? दिस इज योर स्पेकुलेशन। मेरी बात समझिए, मैंने कैटेगोरिकली बताया कि हम पीपल्स पार्टी की रिक्वायरमेंट है और बिलखुसूस जो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहते हैं, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल जजमेंट। वो कहते थे 3-2 की है, कोई कहता था 4-3 की है, और फिर उस पर लार्जर बेंच की बातें भी होती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट्स वो जो दी उनको इम्प्लीमेंट होता देखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगह मतलब है कि ऐसे फैसले किए जिसे आप कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात यह है कि फिर वो इशू था पंजाब का और उसका KPK का, और KPK के इलेक्शन बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइलेंट है। उसका इफेक्ट आता है। ये दुबई मुलाकातों के बाद पाकिस्तान इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, खासतौर पे जो लीडरशिप है। मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया है कि फ्यूचर नून लीग का है और अगली हुकूमत हमारी होगी। तो क्या है जो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दे रहा है कि पीपल्स पार्टी भी रेडी है ये देखने के लिए कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, कोलिशन में फिर वही लीड कर रहे हो? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं और जो इंतखाबात में होती हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टू अट्रैक्ट पीपल टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड टू रन द कंट्री। ये हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है। तो अगर नून की ये ख्वाहिश है तो ये उनका राइट बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, तो इस पर किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फैसला कौन करेगा? अवाम, इस मुल्क के अवाम करेंगे। जिसके पास नेशनल असम्बली में स्ट्रेंथ होगी जो रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, हुकूमत तश्कील देने के लिए, वही प्राइम मिनिस्टर होगा। नहीं, मैंने आपसे मंसूबे एक स्टेटमेंट सुना और हम समझते हैं कि हम कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से। जी, क्या फरमा रहे हैं आप? आपसे मंसूब स्टेटमेंट मेरी नजरों से गुजरा कि आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से। देखिए जी, हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो उनको हमने वोट दिया, हमने खुद बनवाया। आज अगर हम उस कैबिनेट में ना हो तो ही कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो हम तो अपनी गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट भी मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से खुश हैं, ये बात दुरुस्त है सर? देखें जी, वो अगर खुश है तो वो अपना मौक़िफ़ सामने लेके आ जाए, लेकिन हम इसलिए मुतमईन है कि हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप समझते हैं सर कि फ्यूचर में भी शहबाज शरीफ जैसे MD IMF के साथ भी मामलात हुए और फिर कन्विंस भी किया, IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी ले लिया,
तो शहबाज शरीफ साहब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और दीगर फ्रंट्स के ऊपर जो वो अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है फ्यूचर में तो बेहतर लीड कर सकते हैं, आप समझते हैं ऐसा कि शहबाज शरीफ इज एन अप्रोप्रिएट मैन? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स प्रीमियरशिप के लिए तो पीपल्स पार्टी खुद कंटेंडर है। शहबाज शरीफ साहब भी कंटेंडर हो सकते हैं, लेकिन कबल वक्त हम ये कमिटमेंट तो हो नहीं सकती ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स। और आपकी नॉमिनी क्या होगी पीपल्स पार्टी की प्रीमियरशिप के लिए? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, कैटेगोरिकली हमारी लीडरशिप कह रही है ये। और आसिफ अली प्रेसिडेंसी जरदारी साहब ने खुद कहा हुआ है। और प्रेसिडेंसी के लिए आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। प्रेसिडेंसी वो भी सिचुएशन जब अराइज होगी ना तो फिर उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। आप तो अभी दरिया आए नहीं तो मौजे पहले उतारने शुरू कर रहे हैं। अक्टूबर में इलेक्शन है, ये सारा दारोमदार इलेक्शन रिजल्ट्स पे है। ठीक, आप अक्टूबर में इलेक्शंस देख रहे हैं। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि बहुत सारा जो इलेक्शन फ्रेमवर्क समेत जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है और कैसे चलाना है, ये सब बातें आपके बकौल दुबई में डिस्कस तो हुई हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिग आउट कि वहाँ पे इस हवाले से क्या तय हुआ होगा। जाहिर है कुछ ना कुछ बातें तो जो तय होगा भाई मेरे, जो तय होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन कबल वक्त जब चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई, देखे ना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मुज़ाकरात में तो होता है, डायलॉग होता है। अच्छा चलिए ये बताएं ना सर, कहीं डिसएग्रीमेंट है या बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट है, ये तो बता सकते हैं ना। देखे ना जी, जब वक्त आएगा हम बता देंगे। देखे ना जब कंक्लूजन होगा, डू यू वांट टू स्पाइल आवर डिस्कशन और डायलॉग? जब हम फाइनलाइज कर देंगे हम आपको बता देंगे। ठीक, लास्टली बुखारी साहब, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसको नून लीग की बी टीम भी कहा जा रहा है। अगर ये वाकई ऐसा है, नून लीग के साथ उनकी बहुत अच्छी है, अलाइंड है, तो फिर तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का चांस बड़ा कम हो जाएगा। देखिए जी, फिर बार बार ना ये फिर सारी बातें आप स्पेकुलेट कर रहे हैं ना। नहीं सर, ये तो सियासी मंजरनामा है ना सर। इलेक्शन आ जाएंगे, नहीं मंजरनामा नहीं, लेट द टाइम कम। इलेक्शन वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। ठीक, वो भी अवाम के पास जाएंगे, हम भी अवाम के पास जाएंगे। फैसला अवाम ने करना है। I have to take a very quick short break। तैय्यर हुसैन बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसके साथ ही साबिका दौर से मंसूब ऐसे स्कैंडल्स और होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो नाकाबिले यकीन है। इनमें से एक बड़ा मालियाती स्कैंडल ये भी है कि कोविड के दौरान पाकिस्तान को कुछ आलमी इमदाद मिली। ये इमदाद गरीबों और वबा से मुतासरा लोगों के लिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हुक्मरानों ने उस दौरान $3 अरब कारोबारी तबके से मुंसलिक सिर्फ 620 अफराद को जीरो इंटरेस्ट रेट पर, सिफर शरह सूद पर देकर नवाजा। सुनते ही ये बहुत बड़ा स्कैंडल मालूम होता है कि कैसे एक हुकूमत सिर्फ 620 अफराद को $3 अरब और वो भी सिफर शरह सूद पर दे सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क को बचाने के लिए एक एक पाई की अशद जरूरत थी। हुकूमत बदली तो बहुत सारे स्कैंडल्स के साथ ये स्कैंडल भी सर उठाने लगा, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जोरों शोर से उठाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन अफराद की फहरिस्त तलब की जिन पर यह नवाजिशात की गई, लेकिन ताहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये फहरिस्त मुहैया नहीं की जा सकी। हमारे शो में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कैसर अहमद शेख साहब आए थे। उन्होंने बताया था कि ये ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, ये बेनिफिटेड हैं पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर। ये बता तो दिया गया और इनको फिर सिफर इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतना कर्ज दिया गया है। अब इतने भारी भरकम पैसे चंद लोगों को दे देना, ऐसे में कि जब आपको इंटरनेशनल एड मिल रही है आलमी इदारों की तरफ से, और वो इसलिए मिल रही है कि आप अपनी जो पुअर कम्युनिटी है, जो पुअर क्लास है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, आप उसको कॉम्पनसेट कर सकें। आप उसको नहीं करते, बल्कि आप ऑलरेडी जो बेनिफिटेड क्लास है उसमें ये रकम तकसीम कर देते हैं। अब $3 अरब के कर्ज़ों के मामले पर जो है ये मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया गया और कहा गया है कि फोरेंसिक ऑडिट भी कराएं। लेकिन मामला अभी तक अपनी जगह पर बदस्तूर बरकरार है कि ये 620 लोग हैं कौन। क्या ये हुकूमत उन 620 लोगों का नाम सामने ला पाएगी? हमने पनामा केस के अंदर भी बहुत सारे फेसेस थे, 450 से ऊपर लोग थे, लेकिन सिर्फ शरीफ फैमिली का एहतसाब किया गया। क्या वजह है कि उन लोगों के खिलाफ नकेल नहीं डाली जाती है, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता है? अब भी बहुत से लोगों की बात तो हो रही है, लेकिन जो अशराफिया है वो पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर भी बेनिफिटेड थी, इस हुकूमत के अंदर भी बेनिफिटेड, और उनका नाम भी कोई नहीं ले सकता है। अब ये टेस्ट केस इस हुकूमत के लिए कि क्या ये
नाम लेंगे उन लोगों का, वो फहरिस्त देंगे, वो लोग भी अपने आप को ऑडिट के लिए पेश करेंगे या नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।